लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आज की बड़ी खबर, बड़ा दिन बीजेपी के संकल्प पत्र के रिलीज को लेकर है। अब से थोड़ी ही देर बाद बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और पार्टी मुख्यालय की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन वहां पर किस तरीके की हलचल है, अक्षय मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा चलते हैं बीजेपी मुख्यालय। अक्षय, कौन सी प्राथमिकता को रिफ्लेक्ट करता हुआ बीजेपी का संकल्प पत्र आज नजर आने वाला है? विजन डॉक्यूमेंट 2047 को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा और क्या कुछ शामिल रहेगा उसमें? और देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 9 बजे बीजेपी विस्तार मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां पर अपना विजन डॉक्यूमेंट्स घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसको अमूमन बीजेपी संकल्प पत्र कहती है। आज अम्बेडकर जयंती है, तमिल नववर्ष और इसी के मलयालम नववर्ष भी है, बंगाली नववर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है, वैसाख का पहला दिन। और आज का दिन नवरात्र पर जिस तरह से वीडियो पीएम ने जारी किया, परिवारजनों की अच्छे ज़िंदगी के लिए कामना की। अब साफ तौर पर है कि सभी की नज़रें विजन डॉक्यूमेंट पर मोदी की गारंटी के नाम से ये संकल्प पत्र जारी किया जाना है, ऐसा खबर आ रही है। 2047 के जिस तरह से विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ ये दिखाई देगा। जो प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि गरीबों के लिए, नारी के लिए, युवा के लिए उनकी सरकार हमेशा काम करती रही है, किसानों के लिए काम करती रही है। कई फसलों पर एमएसपी की देने की बात कही जा सकती है। इसके अलावा युवाओं के लिए भी तमाम बातें कही जा रही हैं कि उसमें होंगी। रोजगार को कैसे सृजन किया जाए, बिजनेस को किस तरह से बढ़ाया जाए, स्टार्टअप जिस तरह से इकोसिस्टम को डेवलप किया गया है उसको और कैसे विस्तार दिया जाए, इस पर चर्चा। अक्षय, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अभी तक बीजेपी के मैनिफेस्टो में या शपथ पत्र में हम उन तमाम मुद्दों का भी जिक्र देखते रहे हैं जो संघ परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 का निष्क्रिय किया जाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू किया जाना। कई ऐसे वायदे हैं जिनको बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने पूरा किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़कर। इसके अलावा और ऐसे क्या मुद्दे हो सकते हैं जो संघ परिवार के लिए भी बहुत प्रिय हों और देश के उत्थान के लिए भी आवश्यक हों, जो इससे शामिल किया जा सकता है? क्योंकि जो कहा वो किया, ये तो अब साबित हो चुका है। राम मंदिर का निर्माण हो चुका। अगला कोई मुद्दा होगा? क्या हम इसमें काशी और मथुरा का जिक्र देख सकते हैं? क्या हम और ऐसे मुद्दे देख सकते हैं जिसे अभी तक संघ परिवार ने बहुत आगे नहीं रखा था, जिसे भारतीय जनता पार्टी अब आगे रखने की कोशिश कर सकती है? अजय जी, बीजेपी हमेशा से और आरएसएस जो रही है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हमेशा से करती रही है। और आपने देखा होगा कि धारा 370 किस तरह से वहाँ से हटाया गया। इसके अलावा राम मंदिर का निर्माण हो, काशी कॉरिडोर की बात हो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस डॉक्यूमेंट्स में मथुरा की बात कही जा सकती है, मथुरा जन्मभूमि की बात कही जा सकती है, मथुरा को डेवलप करने की बात कही जा सकती है। इसके अलावा सांस्कृतिक धरोहरों को किस तरह से सुसज्जित करना है। कामाख्या कॉरिडोर का निर्माण अब असम में शुरू होने वाला है। आपने उज्जैन में देखा कि किस तरह से महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया। तो इस तरह से तमाम कॉरिडोर बनाने की बात कही जा सकती है। इसके अलावा मथुरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस पर कि संघ का भी फोकस रहा है, बीजेपी का भी फोकस रहा है। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन उसको लेकर के भी आगे बीजेपी बढ़ सकती है कि सरकार आने पर उसके पक्ष में किस तरह से बातें कही जा सकती है, कोर्ट में कैसे पैरवी की जा सकती है, निश्चित रूप से इस विजन डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिल सकता है। और साथ साथ धार्मिक पर्यटन को किस तरह से और बढ़ाया जाए, क्योंकि मोदी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को तेजी से विकसित किया है। और यही वजह रही है कि काशी की बात हो, अयोध्या की बात हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, और उसके बाद जिस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात पीएम की तरफ से की गई और तमाम जगहों से आवाज़ें निकल के सामने आई, वो आगे बढ़ता हुआ निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए खास फोकस रखने की बात कही जा रही है अजय जी, जिसमें कि महतारी योजना जो छत्तीसगढ़ में चल रही है, या फिर मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना चल रही है,
उसको परिप्रेक्ष्य एक बड़े विस्तार में नेशनल अक्षय, जरा तस्वीरें इस वक्त मैं दिखाती चलूं, और देखिए प्रधानमंत्री आपको नजर आने लगे हैं इन तस्वीरों में, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं बीजेपी मुख्यालय में, जहां से अब से थोड़ी ही देर बाद घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इंटरैक्ट करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती का एक खास मौका है। प्रधानमंत्री ने अपनी श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने, एक्स पर एक पोस्ट साझा किया एक वीडियो संदेश के साथ ही। और ये देखिए, ये आपको बाबा साहेब अंबेडकर की पिक्चर नजर आ रही है और वहां पर माल्यार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। खास मौका ये बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर। इसी बीच में राष्ट्रपति की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल यहां पर प्रधानमंत्री अजय जी पहुंच चुके हैं और दोनों चीजों को मैं कनेक्ट करूंगी, क्योंकि संविधान खत्म होने की बात और भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबा साहेब अंबेडकर के हाथ में, आज ये खास मौका। देखिए, संविधान खत्म करने या उसे तब्दील करने की जो बातें हैं वो एक बहुत ही छोटे तबके की एक सोच है, जो कि भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के सदस्य रहे हैं। लेकिन ये सोच भारतीय जनता पार्टी के तौर पर या फिर संघ परिवार के तौर पर या फिर देश में किसी भी राजनीतिक दल के तौर पर अकल्पनीय है। और वो इसलिए कि संविधान ही वो बुनियादी ढांचा है जिसके आधार पर हमारा देश बीते 75 सालों से चल रहा है। और हमारा संविधान एक जीवंत संविधान है। ये हम इसे जड़ संविधान नहीं कह सकते। समय समय पर वक्त की दरकार के आधार पर संविधान में तब्दीलियां की गई हैं। इतने अमेंडमेंट्स शायद ही किसी और देश के संविधान में किए गए हैं जितने भारत में किए गए हैं। 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स भारत के संविधान में किए जा चुके हैं और ये वक्त, काल और परिदृश्य के आधार पर तब्दीलियां की जा रही हैं, अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आप देश के संविधान को देश से अलग कर देते हैं तो फिर देश का मतलब ही क्या रह जाता है। बस ये तस्वीरें ब्रीफ कर दूं आपको। जगदीप धनखड़ जी इस वक्त नजर आ रहे हैं, पहुंचे हैं वो भी इस खास मौके पर बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए, और यहाँ माल्यार्पण किया जाएगा। उनको रिसीव प्रधानमंत्री की तरफ से इस वक्त किया गया है। ये तस्वीरें आती रहेंगी लगातार और इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, जहां पर यह घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। अजय सर, बात तो जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था कि संविधान को देश से अलग करना या संविधान को पूरी तरीके से मूलभूत तरीके से बदल देना या उसे नष्ट कर देना, जिसकी बातें लगातार विपक्ष करता है, ये अपने आप में एक बहुत ही हाइपोथेटिकल ये नैरेटिव। देखिए, विपक्ष के पास आज मुद्दे क्या हैं, हमें इस बात को जरा ध्यान देना चाहिए। आज विपक्ष ने क्या देश के सामने एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीते 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव देश में रखा, नैरेटिव विकास का, सबके साथ का, सबके विश्वास के साथ का। इस नैरेटिव के मुकाबले जब आप विपक्ष की पार्टियों की तरफ देखते हैं तो उनका नैरेटिव क्या है। उनका नैरेटिव यह है कि मोदी सरकार सबसे गलत काम करती है, मोदी सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देकर देश में दो फाड़ करती हुई दिखाई देती है, सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म कर रही है, आर्थिक विकास नहीं हो रहा, यहां पर चोरी हो रही है, इस तरह की बातें। यानी कि आप सिर्फ नेगेटिविटी और नेगेटिव नैरेटिव के आधार पर जनता के बीच में अपने आप को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया बदल चुकी है। ये नेगेटिव नैरेटिव या भ्रष्टाचार का नैरेटिव भारत में 2 बार चला है, लेकिन उसके बाद से नहीं। इमरजेंसी के बाद एक माहौल बना था जहां पर इस नैरेटिव की जरूरत थी कि लोगों को बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी, लोगों को लगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और उसके बाद आपने देखा बोफोर्स कांड के बाद देश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस वक्त संसद भवन परिसर में नजर आने लगी हैं। उनके साथ आपको जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं, पीछे प्रधानमंत्री जी, ओम बिरला जी आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जानी है और उसी खास मौके पर सबकी मौजूदगी है। अजय जी, अपनी बात पूरी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी तक देश में 20-20 साल के अंतराल पर 2 बार बदलाव की पेशकश की गई। उसके बाद आपने 2011 में अन्ना आंदोलन के जरिए देश में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनते हुए देखा और उसकी वजह से मनमोहन सरकार पर काफी ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि उस वक्त भ्रष्टाचार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था। 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर आप किसी भी सर्वे को आज देखें तो जनमत ये मानता है कि भ्रष्टाचार आमतौर पर पहले के मुकाबले कम हुआ है। अब आप इसे परसेप्शन की लड़ाई कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि नहीं, अब जानकारी उपलब्ध नहीं होती, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जनता क्या विश्वास करती है। आप जनता के बीच में जाते हैं तो भ्रष्टाचार अपने आप एक मुद्दा अब न के बराबर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास एक होप, एक उम्मीद के नैरेटिव होनी चाहिए।
आप जब नेगेटिव नैरेटिव पर देश को आगे लेकर चलने की बात करेंगे तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है? आप एक नेता पर लगातार हमले करते रहें, आप एक पार्टी पर लगातार हमले करते रहें, आप ये कहें कि हिंदू होना अपने आप में अपराध है, हिंदुत्व के मुद्दे पर आप एक पार्टी को घेरे और देश की सबसे बड़ी आबादी के तमाम मुद्दों को आप दरकिनार करने की कोशिश करें, ये राजनीति चलती नहीं। प्रधानमंत्री इस वक्त पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जयंती का ये कार्यक्रम है। इससे पहले आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखा, पुष्प अर्पित करती नजर आई वो बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर के सामने। और देखिए खास श्रद्धांजलि कार्यक्रम जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आपको नजर आ रही है। यहां से प्रधानमंत्री जाएंगे बीजेपी मुख्यालय। बीजेपी मुख्यालय में संकल्प पत्र बीजेपी अपना जारी करेगी और उसके बाद फिर चुनावी प्रचार अभियान को धार देने के लिए प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले यह तस्वीर आपको रामनाथ कोविंद भी तस्वीरों में नजर आए इस तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सौरभ जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया के लिए इस वक्त आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार का जिक्र अजय जी ने किया। 2014 में जब सरकार बदली तो एक बहुत बड़ा जो टूल बीजेपी के पास था सरकार को उखाड़ फेंकने का, वो भ्रष्टाचार के वो संगीन आरोप थे जो यूपीए पर लगते आए, जो कांग्रेस पर लगते आए। ऐसे में आज भी प्रधानमंत्री हर एक मन से भ्रष्टाचार की ही बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने, एनडीए ने उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को 2014 से लेकर 2024 तक इंटैक्ट रखा है विपक्ष के खिलाफ, उस समय रही सरकार के खिलाफ जैसे रखा था? बिल्कुल, देखिए सनातन का मान, संविधान का सम्मान के साथ ये जो संकल्प पत्र की शुरुआत हो रही है सुबह, इससे दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शिता सोच है वो कितने सकारात्मक हैं चीज़ें लेकर के। देखिए पहले इसको घोषणा पत्र कहा जाता था, घोषणा पत्र के बाद इसका नाम परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र रख दिया। संकल्प पत्र रखने का मतलब यही है कि हमने जो जो वादे पूरे किए थे 2014 में, उसके बाद 2019 में उसको हमने पूरा किया। तो एक संकल्प लेना, जब आप कोई संकल्प लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं। संकल्प से सिद्धि एक ऐसी करके जो है, पहले एक योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में चली थी। तो उसी संकल्प को पूरा करने के लिए जो नया संकल्प पत्र आज आएगा, इसमें उन्हीं मोदी जी की जो गारंटी थी उसकी बात होगी। और लगातार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने बोला है कि जीरो टॉलरेंस की नीति, उस पर उन्होंने जो जो काम किया है वो मुझे लगता है आज वो जब प्रेस वार्ता करेंगे तो वहां पर बताएंगे। वहां पर ये घोषणा पत्र, जब संकल्प पत्र जारी होगा तो वहां पर उन विषयों को रखेंगे जो जो 2014 से लगातार मोदी जी ने कड़े फैसले लिए, चाहे वो 370 का फैसला हो, चाहे वो भगवान श्री राम का मंदिर हो। और उसके बाद जो भ्रष्टाचार पर एक मुहिम चलाई और जो रैलियों में अभी बोल भी रहे हैं लगातार वो, कि हम भ्रष्टाचार को लेकर के कहीं से भी कोताही नहीं बरतेंगे और आने वाली सरकार जो होगी और इस पर कड़े निर्णय लेगी। तो आज संकल्प पत्र जो है वो कहीं ना कहीं आने वाला विजन, भारत के विकास का विजन रहेगा। और साथ ही साथ जो 2014 से लेकर 2024 10 वर्षों की मोदी सरकार की यात्रा रही है, उसमें जितने संकल्प पूरे हुए हैं उसको आज बताने का कार्य भी यहाँ पर किया जाएगा। पूर्णिमा, एक छोटा सा आंकड़ा हम अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर दें। अभी लोक नीति और देश की एक सर्वे के बारे में लगातार चर्चा हो रही, जिस पर विपक्ष भी अपनी बातों को रख रहा है और सत्ता पक्ष भी। उस सर्वे में जब पूछा गया कि क्या आपने बीते 5 सालों में भ्रष्टाचार को बढ़ते हुए देखा है, तो 55% लोगों ने कहा कि हाँ, भ्रष्टाचार बीते 5 सालों में बढ़ा है, जो कि 2019 के लोकनीति सीडीएस सर्वे के मुकाबले 8% ज्यादा है। यानी कि आज देश में 55% लोग मान रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। लेकिन जब यह पूछा गया कि क्या भ्रष्टाचार आज देश में एक मुद्दा है, सिर्फ 8% लोग ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार आज इस देश में एक मुद्दा है। यानी कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, आज लोगों के लिए भ्रष्टाचार इसलिए बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि विकास की गति इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, लोगों की जिंदगी आज इतनी बेहतर हो रही है। 48% भारतीय आज ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी बीते 5 सालों में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर हुई है। और उसके अलावा 36% लोग और मानते हैं कि अब वो पहले के मुकाबले, 2014 के मुकाबले कहीं अच्छी, आरामदेह और सहूलियत भरी जिंदगी जी रहे हैं। यानी कि जब देश में 70% से ज्यादा आबादी ये मान रही है कि बीते 10 साल में उनकी आर्थिक स्थिति, माली हालात काफी बेहतर हुई हैं, तो फिर आप क्या कह सकते हैं? देखिए, एक बदला हुआ भारत है, एक बदला हुआ वोटर है और एक बदली हुई पार्टी है जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पोस्टर लगाकर बोलती है कि हम होने नहीं देंगे, जबकि परसेप्शन ये है कि हाँ नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा है।
लेकिन मैटर नहीं करता है। आदिति भी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। वेलकम आदिति। लेकिन आपसे सवाल लूँ उससे पहले अजय जी, क्योंकि आपने जिक्र उस सीडीएस के सर्वे का ही किया, लोकनीति CSDS के सर्वे का, CSDS के सर्वे का, लेकिन आपने कुछ जो वोटर्स से पूछा गया, मतदाता से, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी वो आपने जरूर बताया। लेकिन मैं कहती हूँ कि फिर पड़ी किसको है? अगर कांग्रेस के मैं मुद्दे की बात करूँ जो उनकी तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो 15,000 से ज्यादा लेटर्स उसमें इस्तेमाल करते हैं, और उसमें एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट शब्द को सिर्फ 29 बार जगह दी गई। इन्फ्लेशन, जो महंगाई थी, 3 बार उसको जगह दी गई। करप्शन, एंटी करप्शन, सिर्फ 4 जगह पर यह शब्द नजर आता है। यानी कि कुल मिलाकर किसान का जिसकी वो बात करते हैं, सिर्फ 27 जगह वो नजर आता है, और 15,000 से ज्यादा का शब्दों का ये घोषणा पत्र, ये न्याय पत्र कांग्रेस का रहा है। अगर ये प्रमुख मुद्दे हैं तो क्या इतनी लिमिटेड कैपेसिटी में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना इन मुद्दों को जनता के बीच वाया न्याय पत्र स्टैब्लिश करता है? लगता है कि कांग्रेस में सीरियसनेस इन मुद्दों को लेकर है? पूर्णिमा और अदिति मुझे इस पर बेयर आउट करेंगी। सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे सामने क्या है? मैंने अभी आपके सामने कहा कि भ्रष्टाचार 2011 के बाद से देश में मुद्दा रहा नहीं है एक बड़े पैमाने पर। हालांकि हम मानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे तौर पर बहुत ही भ्रष्टाचार की बातें होती रही हैं। जैसे कि अगर आप पासपोर्ट लेने जाते हैं तो उसमें पहले बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता था, अब थोड़ा बहुत छोटा मोटा हल्का फुल्का होता है, क्योंकि अब सुविधाएं बेहतर हो गई। आप लाइसेंस लेने के लिए जाइए, पहले पैसे देने पड़ते थे, अब कहीं कम देने पड़ते हैं, क्योंकि डिजिटाइजेशन की वजह से चीज़ें सही हो गई हैं। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आप भ्रष्टाचार एट हाई प्लेसेस की बात करते हैं, जो कि कांग्रेस या उसके अन्य पार्टियों के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर प्रमुखता से सामने रहा। नरसिम्हा राव के घर पर सूटकेस पैसों को लेकर अगर कोई ब्रोकर पहुंचता है, इसकी तस्वीरें कोई आदमी कैसे भूल सकता है? क्या ऐसी तस्वीरें हाल फिलहाल बीते 10 साल में आपने कहीं देखी? यह बताता है कि आज भ्रष्टाचार एट हाई प्लेसेस। योगी आदित्यनाथ को आप ले लीजिए, हर कोई कहता है कि योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात देखिए, भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते, लोग विश्वास करने को ही तैयार नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार आज एक मुद्दा नहीं है। महंगाई, 75 सालों में क्या देश में, भारत में ही सिर्फ महंगाई बढ़ी है? महंगाई दुनिया भर में बढ़ रही है। हम क्या मानते हैं कि 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना सिर्फ भारत में है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज सोने की कीमत $2,500 पर ट्राउंस है। आज से 5 साल पहले सोने की कीमत यूएस में तकरीबन $1,250 थी, तो दुगना हो गया। क्या हम महंगाई की बात सिर्फ भारत में कर रहे हैं? और महंगाई के मुद्दे पर आज तक भारत में न तो कोई सरकार गिरी है और ना ही उसके बारे में कहीं कोई चर्चा। लेकिन ये मुद्दा अजय जी रहा है, चाहे पार्टीज की तरफ से ये मुद्दा उठाता रहा गया है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, इसमें कोई शक नहीं उठता रहा है। विद योर परमिशन जल्दी से अदिति से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि अदिति ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा क्रिस्प रखें। इस विजन डॉक्यूमेंट को जो बीजेपी जारी करने वाली है, इसमें क्या समाहित होना चाहिए, क्या इंपैक्ट करेगा वोटर के मन में, और वो वायदे क्या होंगे जिनको आने वाले 5 साल में बीजेपी कहेगी कि नहीं इसको तो पूरा करेंगे? देखिए, आज के बाद जो चुनाव प्रचार की तरीका है वो बदल जाएगा। अब तक बात होती थी वर्तमान और भूतपूर्व में, हमने क्या किया 10 सालों में, बार बार। और आप ही कह रहे हैं ना कि न्याय पत्र में इतने नाम थे, ये थे, वो तो प्रॉब्लम है कांग्रेस की तरफ से कि वो घर घर तक बात नहीं पहुंचा पाती। बात पन्नों से या पर्चों से नहीं पहुंचेगी, बात नेताओं के द्वारा कही गई उस बात को कितनी दफे रिपीट करने से पहुंचेगी। बहरहाल, आपने बीजेपी पे पूछा, एक तो ये बहुत बड़ा इवेंट आपके सामने नजर आ रहा है, क्योंकि हर एक छोटी मोटे इवेंट को इतना बड़ा बना दिया जाता है। ये तो बिल्कुल उनका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र और फिर नरेंद्र मोदी की गारंटी मुख्यालय वैसे ही फूलों से सजा दिख रहा है जैसे अमूमन जीत के बाद दिखता है। बिल्कुल, और ये तो देखिए, ये तो परसेप्शन बना ही दिया है कि हार जीत की तो बात ही नहीं है, हम बात आंकड़ों की कर रहे हैं, 400 पार की कर रहे हैं। और आज के इसमें देखिए, सबसे पहले ज्ञान, कांग्रेस का भी घोषणा पत्र उन सारे बातों का कटाक्ष था जो पिछले 10 सालों में हुई, या ये जो गरीब किसान युवा इन सबके पे था। अब सबसे ज्यादा उत्साहित शायद हम तीनों भी यहाँ बैठ के ये होंगे कि अब क्या आगे, अब क्या होगा। ये सब कर दिया, राम मंदिर कर दिया। हाँ, भले ही वो किसान की जो आय है वो दुगनी नहीं हो पाई 2022 तक, और तमाम मुद्दे, 15 लाख का भी जिक्र अजय सर आएगा ही कि 15 लाख अभी तक खाते में नहीं पहुंचे, लेकिन राम मंदिर हो गया। 1 लाख पहुंचेंगे, लेकिन वायदे के हिसाब से विपक्ष के 1 लाख पहुंचेंगे। 1 लाख का वायदा किया है उन्होंने, विपक्ष ने कहा है। और फिस्कल के हिसाब से, अगर उसकी जो लोड, फिस्कल लोड के हिसाब से वो फीजिबल नहीं दिखता। इकोनॉमिकल अगर बात करें
पर बहरहाल आज वो बात की बात है, अगर सरकार आती है नहीं आती, कांग्रेस की स्थिति में होती है, लेकिन आज के दिन भारतीय जनता पार्टी आज के बाद से अभी तक घर घर क्या बात पहुंचाती थी कि हमने क्या कुछ किया, अब आज के मैनिफेस्टो के बाद पहुंचाएगी कि अब हम क्या क्या करेंगे। तो ये एक गियर चेंज हो रहा है चुनाव प्रचार में। अदिति, अगर जगह हो एक सेकंड में, आपके हिसाब से एक वो मुद्दा जो कि बीजेपी के आज शपथ पत्र में जरूर देखने को मिलेगा, एक ऐसा मुद्दा जो राष्ट्रवाद से भी जुड़ा होगा, महिलाओं से भी जुड़ा होगा और भ्रष्टाचार से भी जुड़ा होगा, ये वो सारी चीजें हैं जो उसमें होगा। लेकिन क्या है कि कोई भी चीज क्लेम कर देना भारतीय जनता पार्टी के उसमें सही इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार सोचा कुछ जाता है और सरप्राइज एलिमेंट निकलता है, लेकिन स्टिल नॉट प्रेडिक्टेबल, यू आर सेइंग। प्रिडिक्टेबल बहुत कुछ है। अगर हम अपन तीनों अगर चर्चा करने बैठे तो शायद हम वो सारी बातें कहेंगे जो अब इस चुनाव पत्र में देखने को मिलेगी, लेकिन आप देखेंगे सरप्राइज एलिमेंट होगा इसमें बहुत बड़ा। लेकिन वो महिला, भ्रष्टाचार और इन सब से जुड़ा, किसान से जुड़ा कोई बड़ी बातें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है।